लखनऊ का एक परिवार वैष्णो देवी के लिए जा रहा होता है, लेकिन जाने में एक बड़ी अड़चन आ जाती है और पूरा परिवार वैष्णो देवी नहीं जाता है, जिसकी वजह होती है उनकी एक बेटी जिसका कि एक दिन पहले ही कत्ल हो चुका होता है। उसका कत्ल होता है एक अपार्टमेंट के अंदर, जहां पर उसकी मां पहुंची होती है और सामने देखती है कि उसकी बेटी के सिर पर, उसके सीने पर गोली चलाई गई है, फायरिंग की गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी कि किसी की हत्या कर दी जाए और पुलिस उस मामले को बड़ी आसानी से सुलझा ले। इस पूरी कहानी में गुत्थियां पे गुत्थियां उलझती चली जा रही थी कि आखिर उसकी हत्या किसने की थी, उसका मोटिव क्या था। और जिसकी हत्या की गई थी वो एक मॉडल तक रह चुकी थी। वह फैशन डिजाइनिंग की बहुत सारी चीजें किया करती थी, उसको पार्टीज में जाने का शौक था, लेकिन अचानक उसके अपार्टमेंट में उसका शव मिलता है, जिसकी वजह क्या थी अभी तक पुलिस के सामने नहीं आ पाई। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। लखनऊ की एक पूरी कहानी है जो शुरू होती है वहां के सुशांत गोल्फ सिटी से। सुशांत गोल्फ सिटी में एक अपार्टमेंट जिसका नाम क्रिस्टल पैराडाइज। क्रिस्टल पैराडाइज के अंदर जो एक फ्लैट था उसके अंदर रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। रिया मॉडल थी। रिया जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी थी। बताया जाता है कि रिया की जो माँ है गीता देवी, वो एक मेकअप पार्लर चलाया करती थी और बचपन से ही रिया को भी इसका शौक था। रिया की माँ केंट एरिया में रहा करती थी गीता देवी, और रिया उनसे अलग क्रिस्टल अपार्टमेंट में रहा करती थी। क्रिस्टल अपार्टमेंट में रिया काफी समय से रह रही थी। इस दौरान लगातार उसकी अपनी माँ से बात होती रहती थी। उसकी माँ गीता देवी उसको फोन करती रहती थी। कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था, कोई दिन शायद नहीं निकलता था जब माँ बेटी में आपस में बातचीत नहीं होती थी। उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। लेकिन बात इसी महीने की है, अगस्त की। 15 अगस्त को रिया की जो माँ है गीता देवी उसको फोन कर रही थी, लेकिन रिया फोन नहीं उठा रही थी। लगातार फोन पे फोन किए जा रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि जो रिया की माँ है गीता देवी, उन्होंने पूरे परिवार का एक प्लान बनाया था कि जम्मू कश्मीर जाना है, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है। और उसके लिए गीता देवी ने जब रिया से बातचीत की तो रिया ने कहा कि 17 तारीख को चलेंगे, 17 अगस्त को चलेंगे। हालांकि गीता ने पहले जो पूरा प्लान बनाया था 16 अगस्त को जाने का बनाया था, लेकिन रिया ने कहा 17 अगस्त को चलेंगे, तो प्लान एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और 17 अगस्त को पूरे परिवार को वैष्णो देवी के लिए निकलना था। लेकिन उससे पहले जब 15 अगस्त को रिया की मां गीता देवी उसको फोन कर रही थी तो रिया फोन नहीं उठा रही थी। कई फोन उसे किए, लेकिन शाम हो गई, फोन नहीं उठाया। अगला दिन 16 अगस्त को भी कुछ इसी तरह का सिलसिला चला। दिन में कुछ बार मां ने फोन किए, लेकिन रिया ने फोन नहीं उठाया। एक दिन और बीत गया इस पूरी घटना को। जब बात नहीं हो पाई, जिन माँ बेटी में रोजाना बात हुआ करती थी, जब 2 दिन बात नहीं हो पाई तो जो रिया की माँ है वो घबराने लगी थी कि आखिर क्या वजह है कि रिया फोन नहीं उठा रही। 17 अगस्त की सुबह फिर से एक बार रिया की माँ ने रिया को फोन किया। रिया ने जब फोन नहीं उठाया तो रिया की माँ अपने घर से निकल गई उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए। और अपार्टमेंट में उसने जाकर वो देखना चाह रही थी कि आखिर रिया क्या वजह है कि फोन नहीं उठा रही। क्या वो जम्मू कश्मीर उनके साथ नहीं जाना चाहती? क्या वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो नहीं जाना चाहती, इसलिए फोन नहीं उठा रही, या कोई और वजह है? ये जानने के लिए जो रिया की माँ है गीता देवी, वो घर से निकल गई थी। जैसे ही वो सुशांत गोल्फ सिटी में पहुंची, वहां अपार्टमेंट में पहुंची, तो लिफ्ट के सहारे वो ऊपर गई। ऊपर जाकर अपार्टमेंट में उसने देखा, रिया की माँ ने, कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब रिया कहीं बाहर गई है, घर पर नहीं है, तो कम से कम फोन तो उठा सकती है। 2 दिन से लगातार ऐसे क्या वजह हो गई कि वो घर पे भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। रिया की मां ने एक बार फिर से उसे फोन, वहीं खड़े होकर के फोन किया कि
क्या पता इस बार बात हो जाए रिया से, वजह पता लग जाए आखिर क्या वजह है कि 2 दिन से इस तरह से रिया उसे नेगलेक्ट कर रही है। वजह जानने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही रिया की माँ उसके घर के फ्लैट के बाहर खड़ी होकर के उसको फ़ोन करती है, फ़ोन की घंटी जाने लगती है और जैसे ही घंटी जाती है तो फ्लैट के अंदर से भी रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। रिया की माँ समझ जाती है कि रिया का फ़ोन फ्लैट के अंदर ही है, लेकिन उसे बड़ा अजीब लगता है कि जब रिया का फ़ोन अंदर है तो बाहर से गेट बंद क्यों है? आखिर रिया अगर कहीं बाहर गई है तो अपना फ़ोन घर पे क्यों छोड़ गई? लेकिन गेट बाहर से बंद था, उस पर लॉक नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। तो उसको देखकर भी कहीं न कहीं उसे अंदेशा होने लगा रिया की माँ को कि कोई चोरी की घटना ना हो गई हो, कुछ और इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई हो। उसने गेट खोला और अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही रिया की माँ ने वो माजरा देखा, वहीं से जोर-जोर से चिल्लाने लगी और दौड़ करके बाहर आई। बाहर आकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। पड़ोस के जो लोग थे, अपार्टमेंट के लोग थे, वहां पर जमा हो गए। सारे लोगों ने उसके साथ में जाकर के अंदर जाकर देखा तो सब लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस वहां अपार्टमेंट पर पहुंची, क्रिस्टल पैराडाइज में। फ्लैट के अंदर जाकर देखा तो बड़ा चौंकाने वाला सीन था। रिया नीचे पड़ी हुई थी, बेड से नीचे। उसके सिर में एक गोली लगी थी, उसके सीने में भी एक गोली लगी थी। उस पर फायर किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे कौन था अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वहां पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या वजह रही होगी। फिर ये जानने की कोशिश की जाती है पुलिस की ओर से कि आखिर क्या वजह थी कि रिया यहाँ पर इस फ्लैट में रह रही थी अपनी माँ के साथ में, केंट एरिया में, जो इनका खुद का घर था, जहां पर रिया की माँ गीता देवी पार्लर चलाया करती थी। उस पार्लर में नहीं रह रही थी, बल्कि पार्लर वाले घर में नहीं रह रही थी, बल्कि यहाँ पर आकर अपार्टमेंट में रह रही थी। ये जानने की कोशिश करती है पुलिस। जब ये जानने की कोशिश करती है तो वहां पर ये पता लगता है कि रिया कुछ समय से एक ऋषभ नाम के लड़के के साथ में यहां पर रह रही थी। ऋषभ से उसको प्यार हो गया था और वो लिव इन के अंदर ये फ्लैट उसके साथ में शेयर कर रही थी। हालांकि आजकल ये एक आम बात है, लिव इन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी तरह से रिया भी एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और वो सारे देखे गए तो उसमें देखने से पता चला कि रोज रात को उसको पार्टीज में जाना, क्लब में जाना, पब में जाना, इस तरह की आदत लगी हुई थी। और उसी दौरान उसकी पहचान भी ऋषभ से वहां पर हुई थी और उसके बाद में वो ऋषभ के साथ आकर के इस क्रिस्टल पैराडाइज में फ्लैट लेकर के लिव इन में रहने लगी थी। पुलिस के सामने से कई तरह के मामले आ चुके हैं अब तक, या इस तरह के मामले मैंने भी कई सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि लिव इन में किस तरह से मर्डर हो जाते हैं या कि इस तरह की कई घटनाएं हो जाती है। तो पुलिस का सबसे पहला जो अंदेशा था, जो आशंका थी पुलिस को, वो ये थी कि जो साथ में ऋषभ रह रहा था, जो रिया का बॉयफ्रेंड था, शायद उसने ही इसका कत्ल किया हो। और दूसरी तरफ कहीं पुलिस के विचार जा भी नहीं रहे थे। एकदम जो ये पूरा मामला था, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि हत्यारा ऋषभ ही होगा और उसने यहाँ पर कत्ल करके वो फरार हो गया, क्योंकि ऋषभ कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, रिया का जो फोन है वो खंगाला तो उससे ऋषभ के नंबर मिले। ऋषभ के नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया, ट्रेस किया गया और अगले ही दिन ऋषभ को पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस के पास डेड बॉडी थी, मर्डर करने वाला था, मर्डर किस तरह से हुआ है वो सारी जानकारी थी। यानी पुलिस को ये लग रहा था कि मामला एक दिन में खुल चुका है। कोर्ट में सीधा अब जाकर ऋषभ को पेश किया जाएगा। उनकी यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब कोर्ट जाने, कोर्ट इसको इस पूरे मामले में मर्डर की क्या सजा देती है। बस एक चीज पता लगाना जरूरी था कि मकसद क्या था, आखिर ऋषभ ने क्यों रिया को मारा था। इसी पड़ताल के लिए पुलिस जांच पड़ताल के लिए ऋषभ को कोर्ट में पेश करती है और वहां से रिमांड पर ले लेती है। पीसी पर लेकर के, पीसी रिमांड, पीसी पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू करती है तो ऋषभ उस पूरे जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ उसी ने कत्ल किया है, मान लेता है। और उसके बाद जब पुलिस वजह जानने की कोशिश करती है तो ऋषभ एक कहानी सुनाना शुरू करता है। ऋषभ बताता है कि नवंबर 2022 के अंदर वो एक समिट बिल्डिंग में गया था। वहाँ लखनऊ में रहने वाले लोग जानते हैं कि एक पार्टीज के लिए एक बड़ी नामी जगह है। तो
आज के युवा वहां पर जाते रहते हैं, तो वहां पर ऋषभ गया था। उसी दौरान वहां पर मुलाकात उसकी रिया से हुई थी। पहली मुलाकात थी, दोस्तों के जरिए मुलाकात हुई और उसके बाद में रिया से ऋषभ की वहां पर बातचीत होने लगी थी। बातचीत कुछ आगे बढ़ी, कुछ दोस्ती उनके बीच में होने लगी थी और उसके बाद में नंबर आपस में एक्सचेंज कर लिए थे दोनों ने। रिया अपने घर लौट आई और उसके बाद ऋषभ ने उसको फोन किया और उनके बीच में फोन पर भी बातचीत होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे उनके दोनों के प्यार में बदल गई थी। और उसके बाद में ऋषभ ने जहां पर पहले अपने घर में रह रहा था वो घर छोड़ करके रिया के साथ रहने की प्लान किया और रिया ने भी अपनी माँ का घर छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर के जो सुशांत गोल्फ सिटी है वहां पर क्रिस्टल पैराडाइज वहां पर एक फ्लैट ले लिया था और उस फ्लैट में जाकर के दोनों रहने लगे थे। 2022 की नवंबर की ये पूरी बात है। उसके बाद में काफी समय तक दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहे थे, रिया और ऋषभ के बीच में। लेकिन धीरे धीरे ऋषभ और रिया के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया था। इसकी वजह ऋषभ बताता है पुलिस को दिए अपने बयानों के अंदर कि रिया धीरे धीरे कुछ दूसरे लड़कों से फोन पर बातें करने लगी थी। उसको ये पता लगा था कि रिया जो मेकअप पार्लर उसकी माँ चलाती है उसको आगे बढ़ाना चाहती है, या उसके जो शौक हैं काफ़ी बड़े हैं उनको पूरा करने के लिए उसकी आदत बन चुकी थी कि लड़कों को किसी तरह अपने जाल में फंसाना, उनसे पैसे ऐंठना और इसी तरह का प्रयास वो उसके साथ भी करने लगी थी। वो आए दिन उस देखा करता था कि वह कई लड़कों से फ़ोन पर बातचीत कर रही है, हंसते हुए बातचीत करती है, लंबे लंबे घंटों तक बातचीत किया करती है। इसके अलावा ऋषभ ने एक बार उसको एक ऑडी कार में भी एक लड़के के साथ में जाते हुए देख लिया। उसने रोकने की भी कोशिश की लेकिन तेज रफ्तार में कार वहां से निकल गई थी, उसने रोका नहीं। उसके बाद में इसका कारण भी पूछा लेकिन रिया ने कुछ बहाने बना करके, कुछ अलग कहानी बता करके उसको वहां से टाल दिया था। उसको ये लगातार पता लग रहा था ऋषभ को कि कई दूसरे लड़कों के साथ भी इसका पार्टियों में जाना, इस तरह की चीजें भी वहां पर दिखाई दे रही थी। साथ ही जो क्रिस्टल पैराडाइज है उसमें भी जो अपार्टमेंट में लड़के रहते थे उनसे भी रिया बातें करते रहती थी, हंस हंस कर बातें किया करती थी, घंटों बातें करती थी। तो ये सारी चीजें ऋषभ को अच्छा नहीं लग रही थी। लेकिन जब उसको ये पता लगा कि ऋषभ को उसने एक जाल में फंसाया है, पैसे ऐंठना चाहती है, तो उसके बाद में उसको ऋषभ को ये लगने लगा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद में 16 अगस्त की ये पूरी बात है, आज से लगभग 2 हफ्ता पहले की। ऋषभ और रिया एक पार्टी में गए थे, रात का समय था, काफी लेट हो गया था और वहां पर ऋषभ दूर बैठा हुआ था। रिया जाकर के एक लड़के से बातचीत करने लगी थी और उस दौरान उसने देखा कि रिया उससे काफी घुल मिल रही है। उसके बाद में उन दोनों में वहीं पर दोस्ती होना शुरू हो गई थी और दोनों ने नंबर भी आपस में एक्सचेंज कर लिए। दूर से ऋषभ इस पूरी घटना को देखता रहा, उस समय कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही वो घर पर गए 16 अगस्त की रात को, उनके बीच में शराब के नशे में काफी झगड़ा हुआ था और झगड़ा इतना हुआ कि उनके बीच में मारपीट तक हो गई थी। और अगले दिन, उस रात तो वो सो गए थे, 17 अगस्त की सुबह जब वो उठे, शराब का नशा पूरा उतर चुका था। रात की उन्हें फिर से बातें याद आई और उनमें फिर से एक बार झगड़ा शुरू हो गया था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में काफी मारपीट तक पूरी बात फिर से एक बार पहुंच गई थी। और उसी मारपीट के दौरान फिर ऋषभ ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस पर 2 फायर कर दिए। उसके सिर पर गोली मारी, उसके सीने पर गोली मारी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और ऋषभ ने कहा कि फिर वो वहां से मौके से फरार हो गया था। लेकिन उसकी पूरी वजह जो ये थी कि काफी लंबे समय से जो रिया है उसको लूट रही थी, उससे पैसे ऐंठ रही थी, पैसे मांगती रहती थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन एक समय के बाद में रिया कई तरह के बहाने बनाती, ऋषभ से पैसे की मांग करती और शुरू में वो दे भी दिया करता था। उसको लगता था कि पैसों की नीड है, लेकिन वो पैसे लोगों से ऐंठ करके अलग अलग जगहों से ला करके या तो अपने मेकअप पार्लर में लगा दिया करती थी जो माँ का चलता था, या फिर अपनी जिंदगी को कुछ अलग तरह से जीने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती थी। ये सारी चीज निकल कर सामने आई थी। तो पुलिस के सामने अब सब कुछ था। पुलिस को लाश मिल चुकी थी, पुलिस को हत्यारा मिल चुका था, पुलिस को उसका मकसद पता लग चुका था कि आखिर क्यों मारा था, क्योंकि उस लड़की से विश्वास उठ गया था, उस लड़की की कहानी सामने आ गई थी, उससे झगड़ा हो रहा था। और एक चीज और निकलकर सामने आई कि उस लड़की ने ऋषभ को उसी दिन 17 अगस्त को ये धमकी भी दी कि वो अपने वकील को फोन करेगी, वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी, अगर उसने छोड़ने के लिए कहा तो गोली मार देगी। इस तरह की भी धमकियां रिया की ओर से दी गई। ये बात ऋषभ ने पुलिस को बताई थी। तो पुलिस को लगा कि अब सब कुछ है, अब सिर्फ ले जाके कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट की ओर से सजा मुकर्रर करनी है। लेकिन उसके बाद ऋषभ ने एक और कहानी सुनाई।
ऋषभ ने पुलिस को कहा कि रिया की पहले शादी भी हो चुकी है। रिया की साल 2019 के अंदर पुष्पेंद्र बत्रा से शादी हुई थी। जब रिया की दोस्ती ऋषभ से हुई तो ऋषभ को इस बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था, और उसके बाद में उसकी एक बेटी भी 2020 में हुई थी, लेकिन इसको लेकर भी ऋषभ को उसने कुछ नहीं बताया था। तो ये एक और कहानी निकलकर सामने आई। ऋषभ ने जब ये बताया तो फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है, इसको भी चार्जशीट में डाल लेंगे, ये भी एक आधार बना लेंगे, लेकिन मकसद क्लियर हो चुका था कि मारने की वजह क्या थी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि ये कहानी इतनी सुलझी हुई नहीं थी कि आसानी से समझ में आ जाए कि एक हत्या हुई और एक ही दिन में पुलिस ने पूरा मामला सुलझा दिया और पुलिस को लगा कि अब कोर्ट में सिर्फ सजा सुनाना मुकर्रर है। अगले दिन उसके बाद में फिर से जब बाकी लोगों से बातचीत की हो रही थी तो जो रिया की मां है गीता देवी, वो भी निकलकर सामने आई। उसने भी एक कहानी वहां पर बताना शुरू किया, मीडिया को भी इस बारे में ब्रीफ किया। रिया की जो मां है गीता देवी कहती है कि साल 2019 में उसने अपनी बेटी की शादी पुष्पेंद्र बत्रा से की थी। ये एकदम सही बात है। उसके एक साल बाद में 2020 में एक बेटी रिया के हो गई थी, और उसके बाद में 2021 के अंदर आपस में उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो नौबत तलाक तक पहुंच गई थी, और उसके बाद में रिया और पुष्पेंद्र आपस में अलग अलग हो गए थे, और उस दौरान पुष्पेंद्र अपनी बेटी को अपने साथ ले गया था। तो रिया फिर से जिस तरह से शादी से पहले रहा करती थी उसी तरह से फिर से रहने लगी थी, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, और वो सारी जिस तरह से लड़की वो पहले रहा करती थी उस तरह से रहने लगी थी। क्योंकि उसके सोशल मीडिया जो अकाउंट खंगाले गए उन पर जो चीज़ें निकलकर सामने आई कि पार्टीज़ का जिस तरह से उसको शौक था, कोई पब और कोई बार या कोई इस तरह की चीज़ें वहाँ पर शायद बची ना हो लखनऊ में जहाँ पर वो नहीं गई हो। लेकिन उसकी माँ ये कहती है उसके आगे कि उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई उसके बाद में, जब वो अपने पति से अलग हो गई थी तो ऋषभ ने उससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद में ऋषभ ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसका वीडियो तक बना लिया था, और ऋषभ उसका वीडियो वायरल करने की, क्योंकि जो रिया थी जिस तरह से उसकी लाइफ स्टाइल थी, उसके काफ़ी सोशल मीडिया पर फॉलोवर थे, एक मॉडल की तरह वो रहने लगी थी। उसके फॉलोवर काफ़ी बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पे पहुंच गए थे। तो वो उसको धमकी दिया करता था ऋषभ की तुम्हारे फॉलोवर्स के अंदर मैं पूरा वो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा रेप का, और इस तरह का जो न्यूड वीडियो है वो वायरल कर दूंगा। तो इस तरह की धमकियां दे करके जो ऋषभ है उसको अपने साथ रहने के लिए फोर्स करने लगा था। रिया इस बात से घबरा गई थी कि कहीं उसका वीडियो वायरल ना हो जाए, उसके परिवार वालों तक ना पहुंच जाए, उसकी मां तक ना पहुंच जाए। इससे डर के रिया उसके ऋषभ के साथ में जाकर के क्रिस्टल पैराडाइज में रहने लगी थी। जो ऋषभ था वो सट्टा लगाया करता था, सटोरिया था, तो जब भी पैसे हार जाया करता था वो रिया को परेशान किया करता था कि उसको पैसे ला करके दे, और आए दिन वो रिया के साथ मारपीट करता, पैसों की मांग किया करता था। रिया उसको पैसे नहीं दे पाती तो उसके बाद में उनके बीच में काफी झगड़ा हो जाता था। रिया ने इसको लेकर के जो महिला हेल्पलाइन है उसमें लगभग 1 महीने पहले बताया जाता है कि कॉल भी किया था। 112 नंबर पे भी रिया ने कॉल करके बताया था कि उसके साथ में ऋषभ कुछ इस तरह की घटना कर रहा है। तो ये एक तीसरी कहानी यहां पर निकलकर सामने आ गई। अब पुलिस कंफ्यूज कि क्या हुआ था। हत्या तो हुई है, ऋषभ ने हत्या की है, ये भी सारी चीज ठीक है, लेकिन पीछे का मोटिव, पीछे का कारण क्या था? क्या ऋषभ के साथ वो लड़की गलत कर रही थी? क्या लड़की दूसरे लड़कों को अपने जाल में फंसा रही थी? क्या रिया ऋषभ से पैसे ऐंठ रही थी? क्या कुछ इस तरह की चीजें रिया कर रही थी जिसमें मजबूरीवश आकर के ऋषभ को उसका कत्ल करना पड़ा? पहली कहानी। या फिर दूसरी कहानी यह है कि ऋषभ ने उसके साथ रेप किया था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, ब्लैकमेल करके अपने साथ जबरदस्ती अपार्टमेंट में रख रहा था, सट्टे के लिए पैसे मांग रहा था, उससे मारपीट कर रहा था। आखिर सच्चाई क्या है? जो कॉल किए गए थे हो सकता है कि वो जानबूझकर रिया ने ऋषभ को फंसाने के लिए कॉल किए हो, जो 112 में जो महिला हेल्पलाइन में कॉल किया गया था, या फिर यह भी हो सकता है कि वास्तव में रिया पीड़ित हो इसलिए उसने कॉल करके ये सारी बात महिला हेल्पलाइन में या 112 नंबर पे बताई हो। पुलिस को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके सामने पहले एक कहानी थी, सब कुछ क्लियर था, सिर्फ कोर्ट में जाकर पेश करना था। लेकिन अब कहानी एक नहीं 2 आ चुकी थी।
अब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इस मामले को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पुलिस अलग अलग परिवार वालों के भी बयान ले रही है, उसके पिता ऋषभ के जो सिंचाई विभाग में है उनके भी, उसके भाई के भी जो एक स्कूल चलाया करते हैं, उन तमाम लोगों से अभी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऋषभ किस तरह का लड़का था। क्योंकि सजा तो तय है, कत्ल तो ऋषभ ने किया है, लेकिन चार्ज क्या लगने हैं, कि सिर्फ हत्या के चार्ज लगने हैं या हत्या के साथ में रेप और ब्लैकमेल जैसे अलग चार्जेस के साथ में ये पूरा मामला कोर्ट में जाना है, इसको भी अभी यहां पर तय करना बाकी है। तो इसी को लेकर इस पूरे मामले में फिलहाल जांच की जा रही है, अलग अलग तरीकों से जांच की जा रही है, लेकिन गुत्थी ये पूरी अभी भी कत्ल की उलझी हुई है कि आखिर इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था, कौन सही था, कौन गलत था। पहले पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने की फिलहाल कोशिश में लगी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा लेती है, उसके बाद में कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश करके, इस पूरे मामले को रख के उसके बाद में सजा मुकर्रर यहां पर की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।